विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। विविधा के समस्त सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। श्रोताओं, आपको इंतजार होगा आज की विविधा में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो हम आपको बता दें कि आज इसमें संगीत भी है, अभिनय भी है और क्या है जयंत जी बताइए? कॉमेडी भी है। बहुत सारी चीजें हैं श्रोताओ। आज भी हम 3 खास रिकॉर्डिंग आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बहुत ही निराली आवाज की, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा जादू रचा अपनी आवाज से कि उनके नाम को जानने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद अपनी आवाज में पूछती हैं कि बूझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गाँव रे, और पीपल झूमे मोरे आंगना, ठंडी ठंडी छाँव रे। अब और क्या बताने को बाकी रह गया है। श्रोताओं ने जान लिया है कि बात हो रही है अपने जमाने की मशहूर पार्श्व गायिका शमशाद बेगम की। जी, शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को हुआ था लाहौर में। एक बहुत ही अलग सी आवाज। आपने हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल, गुजराती और बांग्ला भाषाओं में गीत गाए हैं और नौशाद साहब, एस.डी. बर्मन, सी रामचंद्र, ओ.पी. नैयर और कई संगीतकारों के साथ काम किया। जी हाँ, और 23 अप्रैल शमशाद बेगम की याद का भी दिन है श्रोताओं, और आज हम याद कर रहे हैं इस महान गायिका को। उनके बचपन के बारे में बताए श्रोताओं को मनीषा जी के एक परंपरागत मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ। 8 भाई बहनों में एक थी। उनके पिता मियाँ हुसैन बख्श मान एक मैकेनिक थे। जी, 1924 में बात तब की है जब वो प्राइमरी स्कूल में जाती थी। तो स्कूल में गीत गाया करती थी। तो उनके प्रिंसिपल ने उन्हें नोटिस किया कि बहुत अच्छी आवाज है, और फिर उन्होंने अपनी क्लास की हेड सिंगर मुख्य गायिका बना दिया। हाँ। वो केवल 10 साल की थी जब वो धार्मिक कार्यक्रमों में गाया करती थी। जी हाँ। हालांकि कोई संगीत का औपचारिक प्रशिक्षण उन्होंने लिया नहीं था। वैसे मुझे कभी कभी लगता है जयंत जी, जितने भी कलाकार हुए हैं और जिन्होंने अपनी पहचान बहुत अलग बनाई है, जैसे किशोर कुमार साहब को ही ले लीजिए, उन्होंने भी संगीत का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन जब गाया तो क्या गाया, वाह। ऐसे कलाकारों को ना जैसे दैवीय वरदान प्राप्त होता है। बिल्कुल आर्टिस्ट होते जी हैं। हाँ, और ऐसी ही थी शमशाद बेगम साहिबा। और श्रोताओं, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उनके एक चचा जान थे जो कव्वालियों के और गजलों के शौकीन हुआ करते थे, और वहाँ वो अपनी इस भतीजी को ले जाया करते थे, और वहाँ से उनका ये जो शौक है ये कुछ और बढ़ा। जी, एक बार ऑडिशन के लिए उन्हें वो एक म्यूजिक कंपनी में लेकर के गए और वहाँ बहादुर शाह जफर की एक गजल उन्होंने सुनाई। बताइए, तो कम उम्र में बहादुर शाह जफर की गजल उन्होंने गाई थी। इतने प्रभावित हुए सब लोग, खास तौर से वहाँ मौजूद थे गुलाम हैदर साहब। और उस मुलाकात के बाद हुआ यूं कि गुलाम हैदर साहब ने अपनी अगली फिल्म के लिए उन्हें करारबद्ध कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया उन्हें 12 गानों का, जो उस वक्त के टॉप सिंगर्स को ही केवल मिला करता था। जी हाँ, और काफी फैसिलिटीज भी उन्हें प्रोवाइड की। जी। और इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि शमशाद बेगम जी लाहौर और पेशावर के ऑल इंडिया रेडियो में 1937 यानी 1937 में पहली बार उन्हें ब्रेक थ्रू मिला था, और वहां से वो एक बहुत ही चमकता हुआ नाम बनी थी पार्श्व गायन का। धीरे धीरे शमशाद बेगम एक गायिका के रूप में स्थापित होने लगी थी कि ऐसा मौका आया कि एक प्रोड्यूसर थे दिलसुख पंचोली साहब जी, उन्होंने उन्हें एक्टिंग के लिए रोल ऑफर किया और वो उसके लिए तैयार भी हो गई, परंतु उनके पिताजी ने उसका विरोध किया। यदि एक्टिंग करना चाहती हो तो गाना छोड़ना पड़ेगा, और उन्हें पसंद था गायन, तो उन्होंने गायन को चुना। और इस तरह से हम शमशाद बेगम को एक मशहूर पार्श्व गायिका के रूप में जानते हैं श्रोताओं, और उन्हें दिल से याद भी कर रहे हैं। उन्होंने न जाने कितनी फिल्मों में गीत गाए, और उनकी सुमधुर कंठ से निकले ये गीत आज तक हमारी यादों में ताजा हैं। उनकी रिकॉर्डिंग सुनवाने से पहले मनीषा जी, क्यों ना मदर इंडिया फिल्म का एक गाना सुन लिया जाए? अरे आपने तो मेरे कहते ना जबान की बात छीन ली। यहाँ हम बताना चाहेंगे श्रोताओं कि महबूब खान साहब शमशाद बेगम जी को मुंबई लेकर आए थे,
तो महबूब खान साहब की ही फिल्म, मशहूर शाहकार उनका मदर इंडिया, और उसका वो मशहूर गीत जिसे सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आइए सुनते हैं ये गीत। खटखट करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए, फर फर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाले घूंघट से ना झांक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मोरी लाल सुनरिया उड़ गई रे, मोरी कजरे की डगिया गिर गई, हवा में उड़ गई मोरी सुनरिया, मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ, बलमा मिल गई तो से अखियाँ। गोरा बदन मोर थर थर कांपे, धड़कन लागी छतियाँ, रामा धड़कन लागी छतियाँ। ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां, ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सोने सब लोग कटे लाख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, ओ सोने सब लोग कटे लाख रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। कितना चुलबुला और चंचल गीत है, बड़ी शोखी है इस गीत में। जी मनीषा जी, और श्रोताओं को याद आया होगा 1941 की फिल्म थी खजांची, या 1942 की एक फिल्म थी खानदान, और जी, वो जी। सारे मशहूर गाने। आहा, एक से एक गीत उनके तो। और अब हम ज्यादा इंतजार नहीं करवाते, ये गाना भी सुन लिया हम लोगों ने, तो अब श्रोता इंतजार कर रहे होंगे कि हम शमशाद बेगम जी की रिकॉर्डिंग उनको सुनवाएंगे। जी, ये इनसे मिलिए कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग है मनीषा जी, और इस इंटरव्यू में शिशिर शर्मा साहब ने उनसे बातचीत की है। तो आइए सुनते हैं इस रिकॉर्डिंग को और याद करते हैं अपने जमाने की मशहूर गायिका शमशाद बेगम को। कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर, सैया घायल किया रे तूने मेरा जिगर, कभी यार कभी पार लगा तेरे नजर। शमशाद जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेहरबानी ये बताइए कि आपने ऐसे वक्त में गाना शुरू किया था जब फिल्मों में प्लेबैक नहीं था, जी। एक्टर को पर्दे पे खुद गाना पड़ता था। उस जमाने में आप फिल्मों से दूर क्यों रही? जब प्लेबैक का ज़माना नहीं था और एक्टर खुद गाना स्क्रीन पे गाते थे, पर्दे पे गाते थे, क्योंकि मेरे वालिद तो मेरे बाप वालिद साहब एक मुझे स्क्रीन पे देख नहीं पसंद करते, मतलब घर से आपको अलाउ नहीं किया। तो फिर उसके बाद फिल्मों में आपका आना कैसे हुआ? फिल्मों में एकदम से नहीं आई, मुझे बचपन से गाने का शौक था, ये अल्लाह की देन थी। 5 साल की उम्र में मैं सुबह की दुआ सब लड़कियों के साथ स्कूल में पढ़ती थी। रमजान के महीने में सारे रिश्तेदार, औरतें मर्द, ये सब मेरे से मसीहे सुनते,
नाते सुनते। 12 साल की उम्र में मेरे चाचा मुझे जाना फोन कंपनी में ले गए और वहाँ मेरी ऑडिशन हो गई। मेरे बाबा के सगे भाई थे छोटे, तो वो उर्दू भी इतनी अच्छी बोलते थे कि आप समझ नहीं सकते कि पंजाबी है। पंजाबी है तो कभी जाता ही नहीं। वो इतनी खूबसूरत उर्दू बोलते थे कि तबीयत खुश हो जाए। और दिल्ली में रहे, दिल्ली में उन्हें 10-15 साल रहे, वो उसी तरह बोले दिल्ली के वाले, और तहजीब भी उसी तरह बोलते थे। बाबा को बहुत समझाया, कहते तुम समझते नहीं हो, आजकल सारी दुनिया की लड़कियां करने लगी हैं। देखो जो चीज इंसान ने बनना होता है उसके वो असबाब बनाता है। ऑडिशन के लिए हमारे उन्होंने तख्तपोश बिछाए होते बैठने के लिए, जाके बैठ के अपना मैं गाऊं, तो वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर मास्टर गुलाम हैदर थे, बहुत ही ज्यादा आलम आदमी थे, और उन्होंने हमारी ट्राई उनके सामने हुई, वो ले रहे थे। वो मुझे देख कहते तुम्हारे साथ कोई नहीं बजाएगा? मैंने कभी गाया ही नहीं किसी के साथ, तो मैं क्या बताऊं। मेरे साथ कौन, मैं आपकी खुद ही गाती हूँ। उनको ये बात ऐसी लगी कि इस लड़की में गट्स हैं, इसका मतलब है कि ये ठीक करेगी। उन्होंने कहा अच्छा भाई थोड़ा सा सुनाओ तो हम सुर पता लग जाएगा। हमने अपना शुरू किया। इसकी गजल थी जफर की, मेरा यार मुझसे मिले अगर तो मैं जान उसे फिदा करूं। वो गाना मैंने शुरू किया था, बस थोड़ा उतर गई कट, बस उसको कहा काली पांच दबा दे भाई। तबले वाले का सीधा सीधा बजाना, आगे नहीं जाना, पीछे लगो। तबले बाजे वाले को भी कहा। हम अपने शुरू हो गए। हमने एक अस्थाई गाई, एक अंतरा गाया। अंतरा गाया तो अस्थाई में आया तो उन्होंने कहा बस बहुत। अब हम तो धड़क गए, मुझे गए काम, ये तो सुनते ही नहीं। लेकिन ये मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैं प्लेबैक आर्टिस्ट बनूंगी या सिंगर आर्टिस्ट बनूंगी या मेरा इतना नाम होगा, मेरे ख्वाब में भी नहीं था। मैं ये कहती थी कि गाने का तो टाइम मिलेगा, गाऊंगी तो सही खुल के। कहते मैंने कहा जी बस इतना, अब दूसरा गाना सुनाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमने सुन लिया, हमको मालूम है, आप बिल्कुल ठीक है। और इतने मुन आवाज दी उसको मैनेजर को कि बाबू इधर आना, इनका एग्रीमेंट कर लो 12 गानों का। 12 गानों का उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया। उस वक्त हमारा 12 रुपए पर सॉन्ग था, और वो फैसिलिटी जो सब आर्टिस्ट, बड़े से बड़े आर्टिस्ट को मिलती है इधर, वो सब फैसिलिटी है इस लड़की को दो। हमारे को समझ में पड़ गया। मैं क्या, इसका मतलब है हम पास हो गए। हमको चुन लिया उन्होंने। मास्टर गुलाम हैदर साहब म्यूजिक बनाते थे, उन्हीं के गाने गा गा के मैं आर्टिस्ट बनी। रब की मेहरबानी, उसके दिल में ये डाल दिया कि ये अच्छी बन जाएगी। मैंने 12 रुपए रिकॉर्ड से शुरू किया। जब मेरा सेशन खत्म हुआ मुझे 5000 रुपया मिला। जब रब मेहरबानी करता है, चढ़े चांद को कौन नहीं मानता। सब मेरे बेटा को कहता, मेरे भतीजे को कहता, मेरी मासी है, सब बोलते हैं जब तक चढ़ा चांद नहीं देखते कोई नहीं मानता। फिर हम रेडियो स्टेशन पे गाने लगे। रेडियो स्टेशन से हमें ब्रेक थ्रू मिला। 2 साल के बाद रेडियो स्टेशन के काम करने से 2 साल के बाद फिर ये प्लेबैक आ गया। प्लेबैक वालों ने फिर हमें सीधा इधर से अपने प्लेबैक के लिए लिया, तो वहाँ मैंने फिल्मों में आ गई, पंचोली आर्ट वालों ने। अच्छा एक चीज और है, बहुत लंबे समय तक ये कहा जाता है कि आपने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई फोटो नहीं खिंचाई, ये बात सही है? इससे पहले तो बात ये है साहब कि हम काम इतना करना पड़ता था, टाइम ही नहीं मिलता था। इधर गाना गाओ, रिहर्सल करो, उधर रिकॉर्ड करो, उधर से और एक दिन में तो खत्म नहीं होते थे। 4-5 कंपनियों का काम इकट्ठा शुरू होता था। इकट्ठा शुरू हुआ, उनके अब सुबह से गए शाम तक उनके रिहर्सलें करके आते, तो टाइम ही नहीं मिलता था। पब्लिसिटी इतनी पसंद ही नहीं थी। मैं वैसे भी बड़े दूर दूर ही रहती थी। मैंने इंटरव्यू भी नहीं दिया, और फोटो में इसलिए नहीं देती थी कि मेरे बाप पसंद ही नहीं करते थे। तो फिर वो पहली बार कब आप लोगों के बीच में आई? मेरे फैंस ने मुझे बहुत जोर दिया और मैं एक स्टेज शो करूं। तब मैं 50 साल की हो गई। स्टेज शो किया और पहली बार मेरी फोटो छपी, और जो सब अखबारों में छप गई, क्योंकि पहली दफा मेरी तस्वीर से लोग कहते थे किस तरह की है। टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर गई थी, एक फोटो उन्होंने बनाई थी, तो वो लोग इकट्ठे हो गए। पहले देख तो लोग कैसी है। अच्छा कहाँ, कौन से हॉल में हुआ था ये प्रोग्राम आपका? षणमुखानंद हॉल। अच्छा फिर एक चीज और है, इसके बाद बहुत लंबे समय तक आप फिल्मों से, मीडिया से फिर दूर चली गई, किसी को पता ही नहीं चला आप कहाँ हैं। जब मैंने अपने को रिटायर कर लिया तो मैं फिल्मों और मीडिया से दूर चली गई, और मैं अपनी बेटी के पास रहती थी। जहाँ भी उनका तबादला होता मैं वहाँ चली जाती, इसलिए कोई मुझे ढूंढ नहीं सकता था कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा फिल्मों से जुड़े हुए अपने समय के, आपके वक्त के वो कौन लोग हैं क्या जिनसे भी आपके ताल्लुकात बने हुए हैं, संपर्क में हैं जिनके? नहीं, मैं खाली टेलीफोन पे थे, कभी नौशाद साहब के साथ बात हो जाए, कभी ये क्या नैयर भाई, मैं किसी को मिलती किसी की नहीं, ना वो मेरे आते ना मैं उनके यहाँ जाती। मेरा शुरू से ये तरीका है, काम खत्म किया घर गए, घर से अपना काम पे आ गए। वो ऐसी आदत बनी कहीं जाने को दिल ही नहीं करता। अच्छा आज
आपके गाए हुए गीतों के रीमिक्स बहुत मशहूर हो रहे हैं। आपको कैसा लगता है वो देख के, सुन के? मुझे अच्छा लगता है जो गीत रीमिक्स जो आजकल बज रहे हैं। पहले हम गाते गए थे तो मेलोडी थी, अब शोर का जमाना है, रिदम का जमाना है। वो बच्चे लोग खूब सुन के खुश होते हैं, नाचते हैं और कूदते हैं। रीमिक्स जो है वो अब अपनी अपनी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी और तरह की थी, वो सुनते थे मेलोडी। आज बच्चे शोर और बहुत ज्यादा रिदम होता है उससे सुनते हैं, वो खुश होते हैं, नाचते हैं, हम भी खुश होते हैं। शमशाद जी, आपने रफी साहब, मुकेश, तलत, किशोर जैसे अपने वक्त के सभी बड़े गायकों के साथ गाया। सहगल साहब की फिल्म शाहजहां में भी आपने गीत गाए। सहगल साहब से आपकी मुलाकात कब हुई थी, कुछ याद है आपको? आजकल कोई मुझे आर्टिस्ट का याद ही नहीं रहता। गाना सुना कि अपने अपना नाम भी भूल जा, मैं कि यही डर लगता है। सुरीतिया जाकी मतवाली, पतली कमरिया उमरिया बाली, एक नया संसार बसा है उसके दो नैनन में, बालम आए बसो मोरे मन में। वो एक दिन मैं रंजीत में रिहर्सल कर रही थी तो किसी ने कहा सहगल आए, सहगल साहब आए। मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख जिस वक्त वो उनकी गाड़ी है ना मुझे जरूर बताना। सहगल साहब इतना नेक, इतना अच्छा आदमी, वाह वाह। उनको मैंने कहा जी सलाम, सलाम कह के उन्होंने आज साहब आदमी कह, किसी ने बताया कि ये वो फला आर्टिस्ट शायद है, नाम मेरा दिया। तो कहते ओए तू मैंने अपना नाम नहीं दसिया ते मैंने ना अस्सलाम वालेकुम करके चली जानी पे बजाए थे। पर बड़ा नेक आदमी, बहुत ही नेक आदमी, किसी की बुराई कभी नहीं करनी, ये भी इंसान की इंसानियत होती। किस गायक के साथ आपकी जोड़ी सबसे ज्यादा हिट रही? जोड़ी की बात ऐसी है कि हमारे टाइम में कोई जोड़ी ओड़ी नहीं थी, कोई म्यूजिक डायरेक्टर किसी का लिहाज नहीं करता था, किसी के साथ भी कभी बुरा नहीं लगा, इसलिए कि हम उसको अपने साथी समझ के गाते थे और वो हमें भी अपना साथी समझ के गाते थे। अच्छा गाएंगे तो उसका भी अच्छा होगा, उसका अच्छा होगा तो मेरा भी अच्छा होगा। अगर हम दोनों डुएट गा रहे हैं, अगर दोनों में से एक भी कमती रह गया तो गाने में नक्श आ जाएगा। इस इंटरव्यू को सुनने के बाद जी मनीषा जी, जिसमें हमने शमशाद बेगम की आवाज सुनी, उनसे बातचीत की, शिशिर शर्मा ने, ये हमारे संग्रहालय की एक अमूल्य रिकॉर्डिंग है। और अब ऐसा लग रहा है कि एक गीत और सुन ले शमशाद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाह रहा था। तो ये आर पार फिल्म का एक गीत सुन लिया जाए। अरे क्या बात है, वो भी बहुत ही चुलबुला गीत है, तो आइए सुनते हैं वही गीत। कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घोयल की अरे तूने मोरा जिगर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, सैया घोयल की अरे तूने मोरा जिगर। दुनिया
नजर सैया घोयल की अरे तूने मोरा दिगल। शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म आर पार के इस बेहद शोख गीत को सुनने के बाद श्रोताओ, हम आपको संगीत ही की दुनिया में एक बार फिर ले चलते हैं, क्योंकि संगीत हमारी और आपके जीवन को रोज मुझे लगता है प्रभावित करता है। एक अच्छा गाना सुन लें आप और मान लीजिए आपका पूरा दिन बहुत अच्छा कटने लगता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा जी। और एक और कलाकार को याद करने का वक्त है और अवसर है 26 अप्रैल जो स्मृति दिवस है शंकर साहब का। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर साहब को हम आज याद करें श्रोताओं, और उनकी भी रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं। लेकिन उसके पहले जयंत जी शंकर जी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जी जी, हैदराबाद के थे मूलतः शंकर जी और एक तबला वादक थे। बाबा नासिर खान साहब से उन्होंने तबला सीखा था और ख्वाजा खुर्शीद अनवर के शिष्यत्व में उन्होंने संगीत की भी शिक्षा ली। हमारे श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि शंकर साहब की जो शुरुआत हुई थी वो पृथ्वी थिएटर्स से हुई थी, और वे पृथ्वी थिएटर्स में जो नाटक हुआ करते थे उसमें जो नाट्य गीत होते हैं उसमें तबला बजाया करते थे जी, और छोटी मोटी भूमिकाएं भी करते थे जी। सबसे पहले उस जमाने के जो एक जाने माने संगीतकार जोड़ी थी असल में हुस्नलाल भगत राम जी जी, उनके वो सहायक बने और पृथ्वी थिएटर्स के काम की वजह से ही उनका जाना आना हुआ करता था जाने माने गुजराती निर्देशक चंद्रवदन भट्ट के यहाँ। और चंद्रवदन भट्ट एक गुजराती निर्देशक थे। जब उनके यहाँ उनका आना जाना था तो जाहिर है कि वो काम की तलाश में जाया करते थे, और वहां उन्होंने कई बार जयकिशन साहब को देखा। बातचीत शुरू हुई और ऐसे ही बोलते बतियाते उन्हें पता चला कि जयकिशन साहब बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं, यानी तबला और हारमोनियम की एक सुंदर जुगलबंदी। जी जी, और ये जोड़ी दोस्ती गहराती गई और पहुंची पृथ्वी थिएटर। तो पृथ्वीराज कपूर साहब से उन्होंने गुजारिश की, यानी शंकर जी ने, कि जयकिशन को भी काम दिया जाए। तो उन्होंने बात मान ली उनकी। पठान एक नाटक था पृथ्वीराज कपूर का, बहुत ही मशहूर नाटक था। उस नाटक में उन्होंने ना केवल संगीत दिया, भूमिकाएं भी अदा की। और ये वो जमाना था जब पृथ्वी थिएटर में राज कपूर, जो उम्र में बहुत छोटे थे, आया जाया करते थे पृथ्वी थिएटर, और वहीं उनसे मुलाकात हुई। और राज कपूर साहब उस समय केदार शर्मा साहब के साथ असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। बाद में राज कपूर जी एक फिल्म लेकर आते हैं जो उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, फिल्म आग, जिसके संगीतकार थे राम गांगुली। पृथ्वी थिएटर में जो पहचान हुई राज कपूर साहब से, उसके चलते इन्हें राम गांगुली साहब के सहायक संगीतकार के रूप में काम करने का मौका मिला। और बाद में जब राज कपूर साहब ने फिल्म बरसात बनाने की सोची, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि संगीतकार होंगे उस फिल्म के शंकर जयकिशन। और फिर बरसात फिल्म के गाने आए, वो इतने मशहूर हुए, इतने हिट हुए कि उसके बाद का सारा इतिहास तो दुनिया जानती है। और ये एक पूरी टीम थी, राज कपूर साहब, नरगिस जी, शंकर जयकिशन जी, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी साहब, कैमरामैन राघु कर्माकर, और इस पूरी टीम ने कितनी ही हिट फिल्में दी, सुपर डुपर हिट फिल्में। आज हमारे सामने वो सब कुछ क्लासिक सिनेमा है और क्लासिक संगीत है। इतनी बातें हम लोग आज कर रहे हैं जयंत जी, मुझे लगता है कि शंकर जयकिशन जी का संगीतबद्ध किया वो गीत हम जरूर सुनेंगे जो फिल्म बरसात का है, जो लता जी की आवाज में है, और उसके बाद आगे हम रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे। मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। धड़के जिया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया।
दीवाना मैं जहाँ खूने कह दिया, खूने कह दिया। और जो मैं कहना चाहा दिल में ही रह गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। धड़के जिया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया हो, मुझे किसी से प्यार हो गया। लता जी का स्वर इस फिल्म में एक अबोध जैसे एक युवती है जी। उसकी आवाज इतनी फिट होती है। बहुत सुंदर गीत, बहुत ही मीठा संगीत श्रोताओं। और अब शंकर जी की रिकॉर्डिंग आप इंतजार कर रहे होंगे, तो हम आपको सुनवाते हैं ये खास रिकॉर्डिंग जो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, हमारे इस प्रोग्राम के लिए। आइए सुनते हैं संगीतकार शंकर को। सुनने वालों को शंकर का नमस्कार। मैं एक संगीतकार हूँ और मेरा काम संगीत का है, लेकिन मैं और मेरे जयकिशन दोनों ने जो हमने किया है, संगीत के बारे में हम जानते हैं, हम बोलना तो नहीं जानते हैं। संगीत के जरिए ही जो भी बोलना है हम आपके सामने रखते हैं और इस संगीत के जरिए ही आपको सुनाते हैं। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। ये आप लोगों को मालूम है, ये राज कपूर साहब की फिल्म का गाना है। आप जानते हैं कि गाना एक सिचुएशन पर बनता है और वो सिचुएशन का गाना एक इंसान की जिंदगी से भी मतलब रखता है और फिल्म की सिचुएशन के साथ भी। लेकिन ये जरूरी है कि गाना जो है वो सबको पसंद आए और सबको समझ में आए, उसी को गाना कहते हैं। खास तौर पर गाने का मतलब ये होना चाहिए कि जो अगर आदमी फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से भी अगर वो है ठीक, तो वो इंसान की जिंदगी को भी लग जाता है। तो अब ये गाना आप जानते हैं कि एक देश भक्ति का गाना है जो हमारे देश में हजारों लोग सुनते हैं और कितनी भाषाएं हैं और हर कोई अपनी अपनी भाषा बोलता है। लेकिन इस गाने का मतलब यही है कि हम एक हैं और हम हिंदुस्तानी हैं, कहीं भी रहें, किधर भी रहें, जहाँ भी रहें, लेकिन हमारा दिल एक है और एक होकर चलना चाहिए और एक रहेंगे। हमारी एकता में हमारा संगीत भी हमारी मदद करता है। और सिर्फ संगीत यही नहीं, सारी दुनिया में वो मशहूर है, वो है शास्त्रीय संगीत। और शास्त्रीय संगीत को लोग समझते हैं बहुत मुश्किल या बहुत कठिन, लेकिन ऐसा नहीं। वो तो शास्त्रीय संगीत ऐसा है कि जैसे बनाएंगे वैसे बनता है। कुछ लोगों ने बहुत मुश्किल बना दिया, इसलिए शायद लोग समझते हैं कि मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है। जैसे एक गाना हमने एक शास्त्रीय संगीत पर बनाया है, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से करेगा अजब इशारे, अखियों से करेगा अजब इशारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे।
मत वाला आया मेरे द्वारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे, अखियों से करेगा अजब इशारे, कोई मत वाला आया मेरे द्वारे। आपको शायद नहीं मालूम होगा या किसी पेपर में पढ़ा भी होगा आपने, मुझे कसरत का भी बड़ा शौक था और उस वक्त मैं कसरत भी करता था, कुश्ती भी लड़ता था। ये मेरे ख्याल से आपको बड़ी खुशी होगी, एक संगीतकार पहलवान भी था। लेकिन उस कुश्ती के साथ साथ मैं छोटेपन से संगीत में भी बड़ी मेहनत की है, उसमें बड़ी कुश्ती की है मैंने। लेकिन भाई संगीत की कुश्ती आम कुश्ती की तरह नहीं होती है, ये तो प्यार मोहब्बत यानी दिल से ये होती है। और संगीत जो है हाथ और ताकत इससे नहीं चलती है। संगीत में जितना आप प्यार से बना सकते हैं, जितना प्यार दे सकते हैं, उतनी वो संगीत में उतना आनंद और मजा आता है। जय किशन की बहुत सी बातें मुझे आज याद आ रही है, काश अगर वो साथ में रहता तो मजा आता, लेकिन नहीं है। क्योंकि जय किशन को हमेशा छोटी छोटी जोक्स, छोटा छोटा मजाक करने का बड़ा शौक था और हमेशा हंसते रहने का भी बड़ा ही शौक था। छेड़छाड़ भी किया करता था बीच में। तो एक फिल्म का गाना है हमारे, वो है अमरपाली का, उसके बोल है जोगी तुम जाओ रे। तो जब स्टूडियो में ये गाना रिहर्सल हो रहा था सारे म्यूजिशियनों के साथ, लताबाई रिहर्सल कर रही थी, तो इतने में जय किशन साहब लता के यहाँ जाकर बड़े सीरियस होके कहते हैं कि भाई जोगी तुम जाओ, ये गाना जरूर गाओ और तुम बहुत अच्छा गाओगी, लेकिन मेरे तरफ देख के नहीं गाना, कहीं मैं जोगी नहीं बन जाऊं। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है। प्रेम की पीड़ा सच्चा सुख है, प्रेम बिना ये जीवन दुख है। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेमियों की नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। एक छोटा सा वाकया आपके सामने रखता हूँ, वो है मेरे अजीज जो जय किशन है, उनके बारे में कुछ बातें सुनाता हूँ। क्योंकि जिस वक्त ये गाना हम कंपोज करते थे, बैठ कर आए मेरे दिल कहीं और चल, उस वक्त बड़ा मजा आया। तो जय किशन साहब अपना बाजा लेके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई किसका दिल लेके चल। अरे मैंने बोला भाई ये ऐसी कैसी बात कर रहे हो तुम, खैर दिल तो तुम ही लेके जाते हो हमेशा, हम तो यहीं बैठे रहते हैं, अब तुम जल्दीबाजी मत करो कहीं जाने उने की। तो बोलने लगे नहीं यार मुझे जाना है, अब जरा मैं बहुत थक गया। मैंने बोला भाई ये गाने का जो काम है अभी तुम पूरा कंप्लीट करो, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब अमिया चक्रवर्ती साहब सुनने के लिए आ रहे हैं, तो आज तुम बैठो इसे खत्म करो और उसके बाद तुम जाना। तो कहने लगे नहीं यार मुझे मेरा कोई अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना जरूरी है। तो कहा भाई कोई लड़की उड़की है क्या? तो बोलने लगा अभी इसमें पूछने की क्या जरूरत है, ये तो समझने की बात है। तो इस तरीके से हम दोनों का काम होता था। तो उसमें एक और क्या खास बात थी जय किशन में, वो रंगीला राजा था, खुश मिजाज था, हंसते रहता था और हमेशा अच्छे कपड़े पहनना और गाड़ी में बड़े शान से जाना, और काम के वक्त में वो इतना सही ढंग से काम करता था कि जिसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन इस गाने में जो उसने जादू भरा और जो किया है, जैसे उसको एक लहरी और रंगीला राजा हम कहते थे, इस गाने में भी उसने मेरे दिल में जो जादू भर दिया उसका कोई जवाब नहीं है। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया।
के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। इन बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया, ये मेरे दिल कहीं और चल। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर साहब की आवाज हमने अपने श्रोताओं को सुनवाई जी। और अब मैं एक ऐसे कलाकार का नाम लेने जा रही हूँ जिनको आपने न जाने कितनी फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं करते देखा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा वो मशहूर हुए थे कॉमेडियन के रूप में। जी बिल्कुल, 30 अप्रैल को उनका स्मृति दिवस है और हम याद कर रहे हैं आगा साहब को। स्क्रीन में उनकी प्रेजेंस यानी आगा साहब की प्रेजेंस एक होठों पर हंसी ले आती है। बिल्कुल, जैसे ही पर्दे पे दिखाई देते थे आगा साहब, बरबस हंस पड़ते थे सारे देखने वाले। कमाल के अभिनेता, और ये तो केवल उनका एक पक्ष था, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ किया है अपनी जिंदगी में भी और फिल्मों में भी। आगा साहब की एक बहुत खास रिकॉर्डिंग हमारे पास है, आप इंतजार कीजिए, क्योंकि उसके पहले थोड़ी बात हम आगा साहब के बारे में आपसे जरूर करेंगे। मनीषा जी, 1935 से लेके 1986 तक आगा साहब ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपने बारे में वो कहते हैं कि मैं केवल 3 साल स्कूल गया, यानी स्कूली पढ़ाई जो उनकी थी वो केवल 3 सालों तक हुई। और फिर एक बार ये बात साबित होती है कि बहुत परंपरागत तरीके से जीना भी जरूरी नहीं, क्योंकि अगर आप कलाकार हैं तो आपकी कला कहीं ना कहीं निखर कर आ ही जाती है। जी बिल्कुल, वो पूना के रहने वाले थे मनीषा जी, और उन दिनों में जब उन्होंने स्कूल छोड़ा था तो पूना रेस कोर्स के आसपास घूमा करते। उन्हें इसका बहुत शौक था, घुड़सवारी का और रेस कोर्स के आसपास वो घूमते थे, और ये बात उन्होंने खुद बताई भी है। तो हम एक काम करते हैं कि हम आगा साहब के बारे में खुद ज्यादा बात न करते हुए उनकी रिकॉर्डिंग ही सुनते हैं, और आप उसे ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें आगा साहब ने अपने बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है। तो आइए सुनते हैं विविध भारती की लाइब्रेरी से एक और अनमोल रिकॉर्डिंग अभिनेता आगा साहब की। नमस्ते जी, नमस्ते, सत्य श्री अकाल, नमस्कार, राम राम पाउन। मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? अब आई कि नहीं? अब तो जरूर आई होगी यार। अच्छा, मैं आज आप लोगों को मेरी पसंद के गाने सुनाऊंगा। आज मैं बहुत मूड में हूँ गाने सुनाने। सबसे पहले तो मैं अपनी जिंदगी की एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं। जब मैं छोटा था, तुम सब छोटे थे यार, अब सब बड़े हो गए हो, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं स्कूल से जरा बहुत दूर भागता था, और मेरे पिताजी बेचारे स्वर्गवास हो गए। वो जब उनको पता चलता था कि उनका ये प्यारा बेटा स्कूल नहीं जाता है, तो वो शाम को बेत लेकर मेरी हाजिरी लेते थे और बहुत मजा आता था। अल्लाह अल्लाह, क्या मजा आता था। जब सुबह मैं नहाने के लिए जाता था तो सब टेक्निकलर बॉडी हो जाती थी मेरी। पतंग उड़ाना, बैदुल खेलना, गिल्ली डांडू खेलना, ये आप लोगों को नहीं पता गिल्ली डांडू क्या चीज है, क्योंकि ये हमारे महाराष्ट्र में खेला जाता है गिल्ली डांडू। फिर आटिया पाटिया, ये भी हमारे महाराष्ट्र में खेला जाता है। खैर, अब क्या करें, दिन गुजर गए, आस्ते आस्ते हम बड़े हो गए, होते गए। फिर हमारे बड़े मियाँ ने यानी हमारे पिताजी ने एक बात छेड़ी, कहने बेटा तुम स्कूल तो गए नहीं, तुम पता नहीं जिंदगी में क्या करोगे, किस लायक बनोगे। हम तुमको एक एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि बेटे अब तुम ऐसा कोई काम शुरू करो कि जाके तुम पैसे जमा करना शुरू करो, यानी पैसे कमाना शुरू करो। हमने कहा अच्छा, हम कोशिश करेंगे। खैर, इधर भटके उधर भटके, इधर गए उधर गए, आस्ते आस्ते फिल्म लाइन में ज्वाइन हो गए। करते करते एक्टर बन गए, कॉमेडियन बन गए। आप लोग भी हंसते थे, हम भी अभी हंसते हैं। ऐसे करते करते पैसे काफी जमा हो गए हमारे पास, और एकाएक मुझे वो हमारे बड़े मियाँ याद आए, हमारे पिताजी याद आए कि बेटे याद रखना, पैसे जोड़ने की बात करते रहना जिंदगी में, हमेशा पैसे जोड़ा करो, तुम्हारे काम आएगा। तो बड़े मियाँ ने जो कहा था उसके ऊपर मुझे एक गाना याद आया मेरी पिक्चर का, शांताराम जी ने बनाया था, और उस पिक्चर का नाम था नवरंग, और उसमें मैंने ये गाना गाया था। अरे कबीरा आजा कविता के मत अब कान मरोड़ो,
कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे, रात कटेगी तारे गिन गिन। अच्छा, इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलावो मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नून मिर्ची हल्दी और धनिया। कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे महाकाव्य के पोथे गाड़े में रखवा दो। अच्छा, महाकाव्य के पोथे गाड़े में रखवा दो, हर एक माल को 2 आने के भाव लगा दो। कुछ खपवा दो, कुछ हलवाई को दे डालो, कुछ चूल्हे में रख लकड़ी का खर्च बचा लो। यूं चटपट कविता रानी से मुखड़ा मोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ। हाँ सच है। पैसे, अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ, गेहूं पर हो गजल, धान के शेर सुनाओ। वाह, जवाब नहीं, वाह। नून मिर्च पर चौपाई, चावल पर दोहे, सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। अरे जवाब नहीं, वाह। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। आ गया। कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झन करती कहो रुबाई पैसे वाली। अच्छा, शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है। शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कभी सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है। अच्छा, मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूँ मत किससे सर फोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो, पैसे जोड़ो। हाँ साहब, पसंद आया। अब मैं एक ऐसी पिक्चर का जिक्र करने वाला हूँ जिसके अंदर मेरे 2 दोस्त मरहूम मेरे साथ काम किए थे इस पिक्चर में। इस पिक्चर के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन ये पिक्चर में म्यूजिक दे रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि इसमें वैजंती माला का और मेरा एक गाना डुएट था डांस के साथ, और हम लोगों के पास टाइम नहीं था और आधा दिन बस मिलता था हम लोगों को। तो सब लोगों ने ये कहा कि ये गाना हो नहीं सकेगा, आधा दिन में ये गाना डांस हो नहीं सकेगा। हमने भी कहा कि चलो जाने दो, हमारे नसीब में नहीं है, वैजंती माला के साथ एक गाना गाने का हमारे नसीब में नहीं है। लेकिन हमारे उसमें डांस डायरेक्टर थे मिस्टर सोहन लाल, और हमारे कैमरामैन बड़े मशहूर इंडस्ट्री के कैमरामैन हैं, उनका नाम है बाबा साहब। हम लोग लंच पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे, सलाह ले रहे थे कि ये हो सकता है कि नहीं। तो मैंने सजेस्ट किया सोहन लाल से कि अगर तुम मुझे मदद करो तो मैं ये गाना आधा दिन में खत्म कर सकता हूँ, मैं यानी आगा। बाबा साहब से पूछा, बाबा साहब ने कहा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वैजंती माला से कहा कि भाई तुम, उनको स्टेशन जाना था शूटिंग के बाद, स्ट्रेट 6 बजे ट्रेन पकड़ के मद्रास। तो हमने उनसे पूछा कि तुम करोगी? कहने का मैं तो करूंगी किसी हालत में, मुझे तो करना ही है ये गाना। लेकिन हमने उनसे कहा कि तुमको यहाँ से सीधे स्टेशन जाना पड़ेगा, घर नहीं जा सकती हो कपड़े बदलने के लिए। कहनी मैं तैयार हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगी, सीधे स्टेशन चले जाऊंगी। तो जब ये गाना हम लोगों ने खत्म किया, वैजंती माला जी जब चली गई तो जयकिशन साहब वहां आए। उनको ये सुबह पता चल गया था कि ये गाना नहीं होने वाला है, लेकिन वो ऐसी एक चक्कर लगाने के लिए स्टूडियो आए। तो जब उन्हें पता चला कि ये गाना ले लिया है तो बड़े खुश हो गए वो बेचारे। तो मैं आपको उसी पिक्चर का एक दूसरा गाना सुनाता हूँ। पिक्चर का नाम भी कठपुतली है, गाने का नाम भी पिया
लिए बावरी कठपुतली डोरी पिया संग बांधी मैं नाचूं अपने पिया के लिए। हाँ साहब, अब मैं आपको एक मजेदार जिंदगी में जो एक मजेदार किस्सा हुआ है वो सुनाता हूँ। आप लोग को शायद अमिया चक्रवर्ती एक फिल्म के डायरेक्टर थे। ये एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर, बहुत ही अच्छे आदमी थे। इनका हमारा भाई से भी ज्यादा एक दूसरे को चाहते थे। बॉम्बे टॉकीज में इनके साथ में एक पिक्चर में काम किया था जिसका नाम था ज्वार भाटा। फिर उसके बाद ये हमारे बड़े दोस्त हो गए। हम बस हमेशा एक साथ रहते थे, घूमना फिरना। फिर बादल बनाई इनके साथ। ऐसे करते करते इन्होंने एक कंपनी खोली। कंपनी में भी एक दो पिक्चर उन्होंने बनाई। फिर इन्होंने एक पिक्चर अनाउंस की जिसमें एक रोल मेरे लिए था, लेकिन उनके स्टाफ में से लोगों ने कहा कि आगा ये रोल नहीं कर सकता, जरा डिफिकल्ट है ये रोल। फिर उनके फाइनेंसर को पता चला कि वो मुझे लेना चाहते हैं, तो उन्होंने भी आके चक्रवर्ती से कहा कि भाई अगर आगा को तुम लोगे फिर तुम किसी दूसरे के पास से पैसे का बंदोबस्त करना। उसने कहा ठीक है, पहले ठहरो तुम, मैं जरा आगा को बुला लूं। मुझे बुलाया तो ये सब बैठे हुए थे। उनके सामने कहने लगे कि ये लोग बोलता है कि तुम ये रोल नहीं कर सकता। मैंने कहा क्या रोल है, हमको तुम पता ही नहीं क्या रोल है, हमको रोल सुनाओ तो हम तुमको बोलेगा कि भाई हम कर सकता कि नहीं। जब मेरा रोल सुनाया तो जब खत्म हो गया तो मैं उनको देख रहा था और वो मुझे देख रहे थे। वो चाहते थे कि मैं कुछ बोलूं और मैं चाहता था कि वो कुछ बोले। आखिरी में मैं जीता, वो हारे। उन्होंने कहा करेगा साहब। मैं कुर्सी से उड़कर टेबल पे जम करके उसके गला पकड़ के उसको दबाया। मैंने कहा करेगा क्या? अरे मैंने कहा ऐसा ये रोल करूंगा कि साले जिंदगी में कोई किया नहीं होगा। बस बोले वेरी गुड। बुलाया उन लोगों को, बुलाया और कहने लगा कि भाई देखो, तू फाइनेंसर से कहा कि तुमको पैसा देना है तो दो, नहीं तो हम तुमसे नहीं लेगा, दूसरे से लेगा। आ गई ये रोल करेगा। वो बाकी के स्टाफ को कहा कि तुम लोगों को काम करना है तो करो, आ गई ये रोल करेगा। खैर साहब, हम सेलेक्ट हो गए उस रोल में। लेकिन हमारी एक आदत है ना, जब हम शूटिंग करते हैं तो हम हमारी कुदरती हमसे याद होता नहीं है तो हम अपनी तरफ से एक दो तीन डायलॉग लगा के वो शॉर्ट कर देते हैं। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त होता है। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।